नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। नेपाल में त्रासदी को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी तस्वीरें डराती हैं। फिलहाल भूकंप का शिकार हुए लोगों की संख्या 3800 से ज्यादा बताई गई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार जाने की भी आशंका है। इस बीच सुबह के वक्त नेपाल में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे लोग दहशत में हैं। संकट की इस घड़ी में हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा है। भारत सरकार ने नेपाल को मुसीबत से निकालने के लिए ऑपरेशन मैत्री युद्ध स्तर पर छेड़ रखा है। एनडीआरएफ, सेना और मेडिकल की टीमें 24 घंटे खाने पीने और दवा के साथ नेपाल में मौजूद हैं। जाहिर है भारत के ऑपरेशन मैत्री से नेपाल को बड़ी राहत मिली है, लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर कब तक चलेगी नेपाल में जलजले से जंग। काठमांडू में एनडीआरएफ की टीम इस वक्त 4 मंजिला इमारत के मलबे से 5 छोटे बच्चों को निकालने की जंग लड़ रही है। दोपहर 12 बजे ग्राउंड जीरो पहुंचकर रेस्क्यू के ताजा हालात जानने की कोशिश की इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने। देखिए नेपाल की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ी हूँ काठमांडू के माझा पोखरी इलाके में और आप देख रहे हैं ये पीछे सारा मलबा, ये काफी व्यस्त इलाका यहाँ का हुआ करता था। यहाँ पे एक होटल हुआ करता था, दुकानें थी। ये जो बिल्कुल सामने जहाँ आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम जो भारत से आई है, पिछले 2 दिन से यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू कार्य कर रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर खुदाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमांडर एनडीआरएफ के कुलीश आनंद मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। कमांडर आनंद, ये बोलिए, हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमांडर एनडीआरएफ के कुलीश आनंद मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। कमांडर आनंद, यहाँ पर आपने बताया कि कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं और उनको आप बचाने की कोशिश करें। क्या एग्जैक्टली यहाँ को लेकर आपके पास फीडबैक है? मैम, जो एनडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ इस होटल के नीचे एक मोमो शॉप है। उस मोमो शॉप के अंदर शॉप में काम करने वाले 5 बच्चे फंसे हुए हैं, जिनको निकालना है। इन बच्चों की आवाज कल रात तक सुनाई दी है यहाँ पे। तो अभी मॉर्निंग में जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने यहाँ पे आके अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। एनडीआरएफ का पूरा एक टीम यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें टेक्निकल सर्च, डॉग सर्च की टीम्स, देन रेस्क्यूअर्स हैं हमारे साथ में, प्लस हमारा मेडिकल टीम यहाँ पे लगा हुआ है और कम्युनिकेशन मतलब कंप्लीट टीम यहाँ पे एम्प्लॉयड है। आपको ये खबर मिली कि इस मोमो शॉप में 5 बच्चे, मतलब उनकी उम्र क्या बताई जा रही है, क्या हो सकती है? नहीं मैम, बच्चों की उम्र के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन बच्चे बता रहे हैं। तो जो हमने पूछा था साइज वाइज, उसके हिसाब से 12 से 14 साल तक के बच्चे हो सकते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि कमांडर हमें बता रहे हैं, यहाँ पे ये खबर है कि इस मोमो शॉप में नीचे, जिसकी आप वो मलबे में दबी हुई वो देख रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं और जहाँ एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं, ये एक मोमो की दुकान हुआ करती थी, मोमोज की। और इनके पास ये सूचना आई है एनडीआरएफ के पास कि यहाँ 4 से 5 बच्चे दबे हुए हो सकते हैं, 12 से 14 साल उनकी उम्र हो सकती है। और कल रात तक इन बच्चों की आवाज सुनाई दी गई है। कैसे अब इसको अंजाम दे रहे हैं, मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी? मैम, हमने पहले यहाँ पे एक सेफ पैसेज चेक किया है, जहां से हमको सेफ एंट्री मिल सके। क्योंकि आप ये देख रहे हैं 3 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग है, ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, और जिसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो भी तकरीबन अंदर दब चुका है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टेड है, तो इसको हम बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो इनिशियल जहां से हमको सेफ एंट्री मिलेगा, वहां से एंट्री बना करके हम कोशिश करेंगे कि उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। जहां वो खुदाई हुई उस जगह से निकालेंगे? जी हाँ मैम, जहां से हम खुदाई कर रहे हैं, यहाँ से हम पूरा पॉकेट ओपन करेंगे और वहां से हम निकालेंगे। आपके लोग फिर नीचे जाएंगे? बिल्कुल, मेरी पार्टी नीचे जाएगी, अंदर सर्च करेगी। हम लगातार मुस्तैदी से इस सर्च ऑपरेशन की, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। काठमांडू में कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज। 5 मासूम बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जैसा कि रेस्क्यू कर रही टीम के मुखिया ने बताया, कल रात तक उनके सिसकने की, रोने की आवाजें सुनी गई और उसके बाद से अब तक जमीन के नीचे से कोई आवाज नहीं आई है। नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन रेस्क्यू टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। उसकी कोशिश है कि उन 5 बच्चों को वो जिस हालत में है निकाला जा सके। बहरहाल हम सीधे रुख करेंगे इस वक्त पोखरा का। नेपाल के पोखरा में हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, हमने एक दर्दनाक तस्वीर देखी शीतल राजपूत की रिपोर्ट में, और खबर यह है कि जहां आप इस वक्त खड़े हुए हैं पोखरा में, वहां आसपास तमाम गांव ऐसे हैं जिनका नामो निशान अब नक्शे से मिट चुका है। क्या देख पा रहे हैं आप? अनुराग, मैं आपको बता दूं कि मैं नेपाल के जिस गांव में हूं उसका नाम है जोरेबा, और हम पहले ऐसे जर्नलिस्ट हैं, या इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो यहां पे आया है। बहुत सारे लोग यहां पे हैं
हम उनसे बात करेंगे। आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरीके से तबाही का जो मंजर है वो आप देखिए, पूरा गांव बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। आप देखिए सामने आपको एक घर दिखाई पड़ रहा होगा जो कि पूरी तरह से गिर गया है। ये लोग खुशकिस्मत थे कि उसमें दिन का समय था, घर में कोई नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा सामान इसमें दब गया है। इनके पास न खाने के लिए कुछ है और न ही ऐसा कोई साधन है जिससे ये बेहतर तरीके से पानी पी सकें। हम इनसे बात करते हैं और इनके दुख दर्द को खुद इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। आपके पास इसके पहले क्या कोई आया? क्या नहीं आया, कोई नहीं आया, पहली बार आप आए हैं। आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत अब बस बसने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, मकान नहीं है, सब चीज का दिक्कत है। आप अनुराग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 326 लोग जो है वो इस गांव में रहते हैं और पूरा का पूरा गांव जो है वो एकदम तबाह हो गया है, जानवर दबे हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी मदद नहीं आई है। इंडिया न्यूज ऐसा पहला चैनल है जो इनके गांव में आया है, इनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश कर रहा है। इनकी आवाज को हम ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि सरकार इनकी बात सुन सके और इनके लिए कम से कम अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खाने पीने का सामान, वो उनको तुरंत मुहैया कराया जाए, नहीं तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इनकी जिंदगी जीना काफी दूभर हो जाएगा। अरविंद चतुर्वेदी, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आसपास कितने गांव हैं ऐसे जहां यही हालात आप देख पा रहे हैं, और दूसरा ये तरीका बताएं कि वहां तक मदद पहुंचाई जाए तो किस रास्ते पहुंचाई जाए, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है जहां आप इस वक्त खड़े हैं? मैं अनुराग आपको बताता हूं कि यहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, 95% गांव जो है वो तकरीबन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। सैकड़ों गांव ऐसे होंगे जहां तक ऊपर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि अगर हम इनके यहाँ मदद पहुंचाना चाहते हैं तो, अगर सरकार मदद पहुंचाना चाहते हैं तो किस रास्ते से पहुंचाए जिससे कि इनकी मदद हो सके। आप ये बताइए कि अगर आप तक मदद आए तो किस तरह से आए, कैसे आए? यहाँ अभी तक मदद करने के लिए कुछ भी आदमी नहीं आया है। इस अगल बगल गांखू है, सीनाथकोट है, नारेश्वर है, ये छोबरा गाविस का जारेबार बोलता है। यहाँ तक कोई भी आदमी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सुरक्षा कर्मी की तरफ से, स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से, कुछ भी आदमी पूछने के लिए भी, खाना पीने के लिए तो बातें छोड़िए, कुछ आपके लिए मदद करने के लिए तो बातें छोड़िए। ठीक है, ये बताइए कि कैसे मदद आप तक आए, आप रास्ता बताइए हमें, कौन से किस रास्ते से आए, कैसे आए, बताइए कुछ कि कैसे आपके पास आ पाए। आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को यहाँ पर पाल, अब तिरपाल, खाने के लिए, बैठने के लिए कुछ मदद कर दे, यही भी काफी होने वाला था, कुछ भी नहीं हो रहा है। अनुराग, इनको लगता है कि इनके लिए जो पहली सबसे ज्यादा जरूरी मदद है वो ये है कि टेंट इनके वो मिल जाए, इनके जो बाकी लोग हैं उनके लिए शौचालय बना दिया जाए। अरविंद, बहुत ही दर्दनाक हाल में है नेपाल के ये गांव इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इन गांव और इन गांव वालों का कि वहां तक अब तक मदद तक नहीं पहुंची है। क्या हाल होगा, 48 घंटे बीत चुके हैं। काठमांडू का हम रुख करेंगे। दीपक चौरसिया इस वक्त मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। दीपक, क्या हाल है, किस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? तो अनुराग, मैं इस वक्त काठमांडू के नया बसपारा इलाके में खड़ा हूं और एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर जोरों पर है। मैं आपको दिखाता हूँ उस बिल्डिंग में जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लगभग अभी भाग कर आए हैं, क्योंकि यह अंदेशा जताया जा रहा था कि ये जो गेस्ट हाउस है लुम्बिनी पाहुना घर, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, लुम्बिनी पाहुना घर और होटल तन्हू व्यास, इस दोनों के अंदर एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है अंदर की तरफ, जिसके 7 फ्लोर हैं। होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिलाकर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसके अंदर कई सारे शव पड़े हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ कर रही है। उनके साथ स्थानीय पुलिस है। थोड़ी दूर पर आगे देखा जाए तो चाइनीज आर्मी भी यहाँ पर मौजूद है जो लोकल प्रशासन की मदद कर रही है। तो यहाँ पर ज्यादातर भारतीय जो सुरक्षा बल हैं वो देखे जा रहे हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें देखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात मैं बताऊं, यहाँ पर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनमें से कुछ की पहचान हो चुकी है। एक नेपाली आर्मी के कर्नल फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि वो जीवित नहीं बचे हैं, हम इस बात को साफ देख चुके हैं। उनका शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम नीचे गए थे ये कैप वगैरह पहन के और रिलीफ और रेस्क्यू का सारा सामान लेकर, तब हमें ये महसूस हुआ कि बिल्डिंग के अंदर बहुत तेज कंपन हो रहा है।
तमाम जो टीमें थी वो थोड़ी देर के लिए बाहर आई और फिर अंदर जाने का प्रयास होगा। आप कितनी देर से यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू के लिए लगे हुए हैं, खासकर रेस्क्यू के लिए? सुबह से इस लोकेशन में हम सुबह से रेस्क्यू कर रहे हैं। अंदर क्या है, मतलब अंदर का आपने पूरा का पूरा सीन देखा, बहुत हृदय विदारक दृश्य है वहां का। अंदर क्या क्या देखने को मिला? अंदर ऐसा है, जो 7 स्टोरी बिल्डिंग था वो पूरा पैनकेक हो गया है, नीचे एकदम एक से ऊपर एक गिर गया है। तो विक्टिम दबे हुए हैं, काफी विक्टिम दबे हुए हैं वहाँ पे। तो 3 विक्टिम का हम लोकेशन कर लिए, आइडेंटिफाइड कर लिए, लेकिन हम निकालने के प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे। अभी क्या हुआ था जो हम सब बाहर निकल? ये जो होता है अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के बाद 72 आवर्स तक उसका आफ्टर शॉक चलता है। आफ्टर शॉक थोड़ी देर के लिए होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर जो अनस्टेबल बोल्डर्स है, अनस्टेबल बोल्डर्स नीचे गिर सकता है, तो रेस्क्यूअर के लिए वो खतरा है। तो अभी जब आप बाहर आए थे उसके बाद ये आफ्टर शॉक रुक गया? अभी जब हम एक अपने तरीके से देखते हैं, बोतल में पानी रखते हैं, हम पानी का हलचल से हम पता लगता है आफ्टर शॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पानी स्टेबल कंडीशन में है तो आफ्टर शॉक नहीं है, क्लियर है, मतलब हम काम कर सकते हैं। अगर नहीं है, थोड़ा सा हलचल हो गया तो कुछ कंपन है, जमीन के अंदर से कंपन है, तो कंपन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कब से शुरू करें? हम 3 दिन हो गया लगातार। 3 दिन आपको लगातार हो गया। और यहाँ का अंदर का रेस्क्यू ऑपरेशन इस लुम्बिनी पाहुना घर का फिर से कब से शुरू? ये कंटिन्यू चलेगा, अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी तक आपने कितनी डेड बॉडीज रेस्क्यू की हैं? अभी तक हमने 10 डेड बॉडी और 5 लाइव विक्टिम हमने निकाल दी। लाइव विक्टिम निकाले हैं। तो उनकी कंडीशन कैसी थी, जरा उसके बारे में हमें कुछ? ऐसा, एक लेडीज जो थी वहाँ पे 27 घंटे तक मतलब फंसी हुई थी, उसका टांग के ऊपर बोल्डर्स लगे हुआ था, तो बोल्डर्स को काट करके हमने निकाले। भगवान का लाख शुक्र है कि उनका टांग काटना नहीं पड़ा और अभी जीवित है। किस हॉस्पिटल में भेजा गया है उनको? अभी वो फर्दर हमने आर्मी का हैंडओवर कर दिए, वो किस हॉस्पिटल में भेजा आर्मी वाले बता सकते हैं। और बाकी 4 लोगों के बारे में बताइए जिनको आप? लोग ठीक है, अभी निकाल दिया हमने उनको। उसमें 2 मेल थे, बाकी 3 लेडीज थी। उनको कहाँ लेके गए हैं आप? हॉस्पिटल रिफर किया हमने, यहाँ से हम हॉस्पिटल के लिए रिफर करते हैं। हम हैंड ऑफ रिपोर्ट बनाते हैं, क्या कंडीशन है उसका, नाम लिखते हैं उसका, उम्र लिखते हैं और सेक्स लिखते हैं, जो भी सेक्स मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद जो पेरेंट कंडीशन है उसका PMS वगैरह लिख के हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। मुझे बताइए कि क्या क्या देखते हैं आप, किसी को रेस्क्यू करने जाते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? पैरामीटर्स ऐसा है, हमारे जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इंडिया से आपको पता ही है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम MFR मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, CSSR कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, फ्लड और रॉक, इस कोर्स में हम माहिर होते हैं। जैसे हमको जाता है, जैसे कोलैप्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे, पहले विक्टिम को लोकेट करते हैं, विक्टिम कहाँ है, विक्टिम तक जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगर जिंदा है तो जिंदा उसके पास जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि उसको फर्दर ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा, हॉस्पिटल में। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम जस्ट पेशेंट को जिस कंडीशन में उस कंडीशन को स्टेबिलाइज करके हम उसका हैंड ओवर करते हैं। तो ये हमारा ये रह गया। कोलैप्स स्ट्रक्चर में भी सेम वही कंडीशन है, अगर डेड है, डेड के लिए प्योरिटी बाद में, पहले लाइफ है, लाइफ के लिए पहले प्योरिटी हमारे लिए। जो बड़ी बात है वो ये है कि भूकंप में आप जब किसी को रेस्क्यू करने जाते हैं तो किस किस तरह की एहतियात, यानी किस किस तरह की प्रिकॉशंस और सावधानियां बरतते हैं? सावधानी हम ये बरतते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक फेंसिंग कर दिया, ये हम एरिया को सिंसिकोर कर दिया हमने। ये सिंसिकोर का मतलब क्या है, जो भूकंप आ रहा है उससे फर्दर किसी को नुकसान ना पहुंचे। जो हो गया तो हो गया, उसको हम इवैक्यूएट करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, चाहे फर्दर 1 महीना तक चले, ठीक है। जो जिंदा है उसको हम साइड कर देते हैं पहले, कि वो कहीं इसका चपेट में ना आ जाए, ठीक हो गया। सिंसिकोर कर लिया हमने। उसके बाद ये सारे, जैसे आप मेरा जवान है, PPE में है, देखिए इसका हार्ट टू बोट है, ये डाल रखा है, फिर हेलमेट है, निकैप, ये CSSR का PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये हो गया, ये मास्क हो गया। जैसे डेड बॉडी हो गया तो 3-4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद तो एक स्मेल निकल, जो वायरस इफेक्ट ना हो, इसलिए हम ये मास्क पहनाते हैं सबको। और इसके बाद आप अपना काम कैसे शुरू करते हैं? काम करते हैं, जैसे विक्टिम तक पहुंचने का कुछ बायस्टैंडर से पूछते हैं कहाँ किस लोकेशन में विक्टिम है, तो वो बताते हैं कि इस लोकेशन में है। अमूमन एक बताते हैं कि वहां पे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बताते हैं। अगर पॉसिबिलिटी पता लग गया, हम उसको अपने जो इक्विपमेंट्स है हमारे पास, रोटरी रेस्क्यू, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ब्रीचिंग सिस्टम, चेन, उससे हम काटते हैं, कटिंग्स करके विक्टिम तक हम पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसको स्टेबलाइज करके निकालते हैं। अगर डेड है तो उस हिसाब से, लाइफ है तो लाइफ को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम, लाइफ वाले को हम निकाल के सीधा हॉस्पिटलाइज करते हैं। अच्छा बताइए, कितने ऑपरेशंस में काम करने का अनुभव है आपको? आप इससे पहले किस किस तरह के डिजास्टर में? इंडिया में जो फ्लड आया था उसमें हम गए थे, वहाँ पे हम रेस्क्यू किए थे। वहाँ का माहौल क्या होता है, पानी ज्यादा है तो हम बोट की इस्तेमाल करते हैं। बोट के साथ OBM भी रहेगा, उसके साथ हम जाते हैं जहाँ बिल्डिंग में आदमी पहुंच नहीं सकता, हम वहां तक जाते हैं, उनको वहां से डालते हैं, वापस अपना सेफ जोन जहाँ है, सेफ जोन में ले आते हैं। रिलीफ कैंप जहाँ बनी हुई है उनको लाते हैं। फिर जैसे ये जैसे अर्थक्वेक है तो CSSR का इक्विपमेंट हमको चाहिए, CSSR का इक्विपमेंट हम यहाँ से निकालेंगे, सीधा हॉस्पिटल तक भेजेंगे। MFR का क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट्स हो गया, लार्ज, जैसे एक्सीडेंट नहीं, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट,
मतलब लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर जहां घायल हो गया या हो गया, तो घायल को वहां से ले जाके सीधा हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के फ्लड और यहाँ पे आपको किस तरह की चुनौतियां अलग अलग देखने को मिली? देखिए, वो जो फ्लड का था उसका जो सिस्टम था वो अलग था। यहाँ का जो अर्थक्वेक का सिस्टम है यहाँ पे अलग है। अर्थक्वेक यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, जो बिल्डिंग सही ढंग से बनाया गया है, उसमें भूकंप का कोई आंच नहीं आया। जो बिल्डिंग ऐसी बनाई अनप्लान्ड और ऐसी बनाई गई जिसमें पक्का बीम नहीं लगाया गया होगा, वो बिल्डिंग वैसे ही क्लॉप्स हो रहा है और सारे क्लॉप्स पैनकेक टाइप के मिल रहे हैं। पैनकेक में रेस्क्यू करना बहुत ही टफ है। जहां कोई स्पेस नहीं मिल रहा, हमको वाइट स्पेस मिलेगा, हम अपना जो अपने पास इक्विपमेंट्स हो बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। जहां स्पेस नहीं मिलता वहां पे स्पेस बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। स्पेस पहले बनाते हैं, स्पेस बनाने के बाद हम मशीन को सेट करते हैं, फिर जाके उनको कटिंग करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हमारा टफ है, लेकिन एनडीआरएफ जहां भी काम करते हैं कर लेते हैं। तो हम भी यहाँ उम्मीद करते हैं जो भी है निपटा देंगे। मैंने पूरी तरफ देखा, चारों तरफ एनडीआरएफ काठमांडू में दिखाई पड़ी है। तो ऐसे कितने साथी हैं आप? अभी जब हम यहाँ लिफ्ट होकर आए थे तो 7th बैटलियन भटिंडा एनडीआरएफ से हम आए थे 4 टीम। तो उससे पहले 6 टीम पहुंच चुकी थी 8th बैटलियन एनडीआरएफ से। तो हो सकता है 20-25, मेरे जितना नॉलेज में 20-25 टीम यहाँ लगी हुई है। एक टीम में 47 का स्ट्रेंथ होते हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर टीम कमांडर होते हैं, बाकी उसके सबऑर्डिनेट सारे होते हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने साथियों से तो मिलवा दीजिए हम। बिल्कुल, ये परवेज कमाल। सर, मैं यहाँ पर हम लोग परसों रात को आने के बाद हम उसी समय लग गए काम में अपने, और एक महिला को हमने 17 घंटे से वो फंसी हुई थी, हम लोग उनको टीम वर्क के जरिया 7th एनडीआरएफ हम लोग भटिंडा से आ रखे उनको जीवित निकाला सर। उसके बाद हमारे को दूसरा काम मिला, यहाँ पर ये बगल में जो संगम टोल लिख रखा है सर, वहाँ पर हमने डेड बॉडी को निकाला। उसके बाद से हमारा यहाँ काम चल रहा है। उससे पहले हमने बॉडी निकाला, डेड बॉडी निकाला, और जैसे सर ने बताया 5 जीवित हमने निकाल रखा, और निकालने के बाद सीधा हॉस्पिटलाइज हमारा काम है। उसके बाद से हमारा यहाँ काम चल रहा है। उससे पहले हमने बॉडी निकाला, डेड बॉडी निकाला, और जैसे सर ने बताया 5 जीवित हमने निकाल रखा, और निकालने के बाद सीधा हॉस्पिटलाइज हमारा काम है। निकालने के बाद हैंड ओवर कर देना। चलिए, आपने हैंड ओवर किया, बहुत अच्छा किया। तो अनुराग, आपने देखा और सुना कि किस बहादुरी के साथ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन काठमांडू को देखने के बाद, नेपाल की परिस्थितियां देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक दर्द है, एक टीस है, आंखों में नमी है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पर कई सारे भारतीय मुझे ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, ऐसे में वो इस देश को छोड़कर भी नहीं जाना चाहते। जबकि नेपाल में इस तरह की तबाही आई हुई है, वो अपने साथियों को छोड़कर भारत नहीं जाना चाहते, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, और दुख की इस घड़ी में वो नेपाल के साथ हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद है भारत से, क्योंकि उनको लगता है कि भारत बड़े भाई की तरह नेपाल का सहयोग करेगा, नेपाल की मदद करेगा, नेपाल के लिए काम करेगा। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि जो रिलीफ की बात की जा रही है, जो राहत की बात करी जा रही है, वो भारत से बड़ी संख्या में आ रही है। लेकिन पहले काठमांडू की बजाय उनको दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों की हालत यहाँ से बदतर है। इसीलिए काठमांडू के अंदर फिलहाल बड़ी संख्या में जो राहत की सामग्री है वो बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ये कहा जाए कि यहाँ के जो लोकल एनजीओज हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो तमाम लोग हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, वो उस तरीके से यहाँ पर लोकल लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। अनुराग, दीपक, हिंदुस्तान से जो मदद गई है, जो रसद गई है, वो वहां के लोगों को दी जा रही है, लोग उससे संतुष्ट भी हैं। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट को लेकर के लोगों में कल से गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि नेपाल सरकार उन्हें कहीं नहीं दिख रही, अपना ही प्रशासन उनके बीच से गायब है। वहां आप लोगों से मिले, किस तरीके का वहां पर के नेपाल गवर्नमेंट की राहत या प्रशासन की राहत को लेकर के क्या रुख है लोगों का? दीपक की आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। या आप तस्वीरें देख रहे हैं, तबाही के बाद की तस्वीरें।
आकर ये बयान दिया था कि पीने का पानी 3 दिन के दौरान सबको मुहैया कराया जाएगा और पीने का पानी 3 दिन बाद भी सबको मुहैया नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी शिकायत है। उनको बिजली से इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्ट सर्किट अगर होता है या फिर बिजली आने के चलते अगर भूकंप के आफ्टर शॉक्स होते हैं तो उसके कई सारे निगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। वो इस बात के लिए राजी है कि उनको बिजली ना मिले, लेकिन पानी को लेकर बहुत बड़ा संकट है और पानी की बड़ी कालाबाजारी भी हो रही है, ये भी शिकायत उनको देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक भारत सरकार की बात है, उनको अभी भी लगता है कि भारत ने मदद का बहुत बड़ा हाथ आगे बढ़ाया है। जैसे आप ये एनडीआरएफ की टीम को ही देख रहे हैं, पूरे काठमांडू शहर में आप जिधर चले जाइए भारतीय सेना के लोग दिख जाएंगे, आपको एनडीआरएफ की टीमें दिख जाएंगी। जो रेस्क्यू का सबसे बड़ा जिम्मा है वो एनडीआरएफ की टीमों ने उठा रखा है। आपको चारों तरफ इस ऑरेंज जैकेट के अंदर एनडीआरएफ के लोग देखने को मिल जाएंगे, जो लगभग 14 से 20 जगहों पर इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर कई जगहों को लोगों को जिंदा भी निकाला जा रहा है और कई लोग जो इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं उनको भी निकाला जा रहा है, उनकी लाशों को भी निकाला जा रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां हम देख रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार की मदद को लेकर तो आश्वस्त हैं, पर उनको लगता है कि किसी भी तरीके से ये मदद और तेजी से पहुंचनी चाहिए, राहत की सामग्री और तेजी से आनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के जहन में और उनको लगता है कि अगर रिलीफ मिलता है और रिलीफ 7 दिन बाद मिलता है, 15 दिन बाद मिलता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। उनको लगता है कि ये रिलीफ अगर फौरी तौर पर आए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। फौरी तौर पर राहत चाहते हैं, जाहिर सी बात है 48 घंटे अब हो चुके हैं। लेकिन दीपक, अभी अरविंद चतुर्वेदी से हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो पोखरा गांव में थे, वहां पर अब तक मदद नहीं पहुंची है, कोई सुध लेने वहां नहीं जा पाया है और ऐसे तमाम गांव वहां पर हैं जहां अब तक सरकारी अमला नहीं पहुंच पाया है, प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। क्या आपकी प्रशासन से इस बारे में बात हुई कि ऐसे गांव को प्रायोरिटी पर लिया जाए और वहां पर भी मदद पहुंचाने की कोशिश जल्द से जल्द की जाए? देखिए, अगर मैं काठमांडू की बात करूं तो यहाँ के लोग ही निराश हैं कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो टेंट लोगों ने लगाए हैं वो अपने पास से लगाए हैं, जो शेल्टर्स लोगों ने बनाए हैं वो अपने घर की चादरों से बना दिए हैं, जो पीने का पानी अरेंज कर रहे हैं वो या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अरेंज कर रहे हैं या कोई एकाध स्थानीय प्रशासन का टैंकर आ जाता है जिसको लेकर पानी को लेकर झगड़े हो जाते हैं, कोई खाना ले आता है, कोई मंदिर से आ जाता है या फिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि प्रशासन की तरफ से कोई कंट्रोल्ड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नेपाल सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल्ड रिलीफ ऑपरेशन नहीं चल रहा है और इस बात का गम और इस बात का लेकर थोड़ा सा गुस्सा लोगों के मन में जरूर देखा जा सकता है। अनुराग, यानी अगर काठमांडू के लोग ही नाराज हैं मदद को लेकर के, तो फिर सोचा जा सकता है कि दूर दराज के गांव जहां मदद की आस में लोग बैठे हैं वहां कब तक मदद पहुंचेगी और पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन काठमांडू की दीपक एक और तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर की ये तस्वीर है जहां पर लोग ये संकेत देने की, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन आगे बढ़ते रहने का नाम है। वो मंदिर में आए और आज उन्होंने दर्शन भी किए। ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें। पशुपतिनाथ मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल दूसरे दिन के भूकंप के बाद उसके चारों तरफ की जो दीवारें थी उसमें दरार आई है, कहीं एक दीवार गिरने की भी खबर आई थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से सुरक्षित है। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो रेस्क्यू में लोग लगे हुए हैं, क्या वो अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि मलबे के नीचे से उन्हें कोई जीवित मिल सकता है? अब उम्मीद कम है क्योंकि 2 तरह के स्ट्रक्चर्स यहां पर देखे गए हैं। एक तो सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो पैनकेक की तरह तबाह हुए हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरे हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स में लोगों का बचा होना बेहद मुश्किल है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जो प्राचीन स्ट्रक्चर्स हैं अनुराग, वो ज्यादातर लकड़ी और मिट्टी के बने हैं और वो भरभरा कर गिरे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरे हैं। ऐसे में इतने वक्त तक दबे रहने वाला इंसान, उसका बचना अब लगभग 3 दिनों के बाद काफी मुश्किल है। जो विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हमें बता रहे हैं, उनका यही मानना है कि जिस तरह से ये बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, क्योंकि जो अनप्लान्ड बिल्डिंग है, अभी हमने एनडीआरएफ के एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि वो बिल्डिंग गिरी है जो अनप्लान्ड बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिरी है जो बहुत पुराने हैं। जैसे अभी हमने आपको फुटेज दिखाएंगे, यहाँ के काष्ठ मंदिर को दिखाया। काष्ठ मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और उस मंदिर को भी पूरी तरह से लकड़ी का बनाया गया है।
बल्कि उसकी विशेषता ये है कि उसे एक पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। और नेपाल में माना जाता है कि लकड़ी यहाँ की बेहद मजबूत होती है, इसलिए अगर आप पुराने आर्किटेक्चर या पुराने किसी भी तरीके के आप वहाँ की वास्तुकला को देखें या माफ कीजिएगा, मंदिर की कलाओं को देखें, तो वहाँ पर पूरे के पूरे लकड़ी के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो जिस तरह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिरी हैं, अनप्लान्ड स्ट्रक्चर और मिट्टी और लकड़ी से बने स्ट्रक्चर, उनमें अब किसी का बचना बेहद मुश्किल है। अनुराग, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं और अब उनका बचना, जाहिर सी बात है 48 घंटे हो चुके हैं तो नामुमकिन ही माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बारिश के बीच कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की वहां पर चेतावनी दी है। इंडिया न्यूज लगातार नेपाल के पल पल के हाल पर नजर बनाए हुए है। हम समय समय पर दीपक के पास, शीतल के पास और अरविंद चतुर्वेदी के अलावा विपिन चौबे हमारे संवाददाता वहां पर हैं, उनके पास रुक करते रहेंगे, जानते रहेंगे कि चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर किस तरीके का राहत का काम वहां पर चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, नेपाल का प्रशासन, नेपाल की सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या कुछ कर रही है। यहां पर दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए हम करना चाहेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक